नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। पीएम के घर तक आ गई है। मुंबई से दिल्ली तक जबरदस्त एक्शन है। इसमें पहली बड़ी खबर यह कि मुंबई से किरीट सोमैया की अगुवाई में बीजेपी विधायकों की टीम दिल्ली में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और गृह सचिव से मिली। दूसरी बड़ी खबर यह कि पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवनीत राणा पर देशद्रोह की धारा लगाने का विरोध करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। और तीसरी खबर, एनसीपी कार्यकर्ता फहमीदा खान ने गृह मंत्री को पत्र भेजकर पीएम के घर के बाहर हनुमान चालीसा पाठ और नमाज पढ़ने की मांग की। चौथी बड़ी खबर, हनुमान चालीसा विवाद पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता ही नहीं पहुंचे। तो हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र में शुरू हुई ये राजनीतिक जंग अब दिल्ली तक पहुंच गई। किरीट सोमैया की अगुवाई में दिल्ली में महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और गृह सचिव से मिलकर उद्धव सरकार की शिकायत की। किरीट सोमैया पर हमले का मामला उठाया गया। नवनीत राणा की गिरफ्तारी का भी मामला यहां पर उठा। सोमैया के अनुसार गृह मंत्रालय का एक दल स्थिति का जायजा लेने के लिए मुंबई जा सकता है। दिल्ली पहुंची महाराष्ट्र की लड़ाई। दिल्ली दरबार में महाराष्ट्र बीजेपी के नेता। हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र में छिड़ी लड़ाई आज दिल्ली पहुंच गई। अपने ऊपर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया पार्टी के 5 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए और गृह मंत्रालय में उद्धव सरकार की पुरजोर शिकायत लगाई। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के अधिकार के नाम पर वहां पर इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है और जिसके कारण अब ये तो विजुअल चैनल के कारण दिखाई दे रहा था कि पुलिस स्टेशन पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में कंपाउंड में 70 शिवसेना के गुंडे आ गए। उन्होंने किरीट सोमैया की कार तोड़ी, उसको लगा, जान लेने का प्रयास हुआ। मनसुख हिरन की जो हत्या हुई वो भी सबको पता है। तो जो ठाकरे सरकार के घोटाले बाहर आ रहे हैं ठाकरे परिवार के, उसके कारण पुलिस का माफिया करके उपयोग उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, उससे चिंतित है। किरीट सोमैया के साथ विधायक मिहिर कोटेचा, अमित साटम, पराग शाह, राहुल नरवेकर, विनोद मिश्रा दिल्ली पहुंचे थे। यहां आते ही पहले इन नेताओं ने गृह सचिव से मुलाकात की और अपनी मांग की चिट्ठी सौंपी। सोमैया के मुताबिक महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर गृह मंत्रालय चिंतित है और मामले की पड़ताल के लिए केंद्रीय दल मुंबई भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हम गंभीरता से ये विषय लिया है, आवश्यकता पड़ेगी हमारा ऑफिसर तो जाएगा ही महाराष्ट्र, फिर वो सीआईएसएफ का जाए या गृह मंत्रालय का जाए। कमांडो पे हमले हुए तो वो तो जाएंगे ही, लेकिन गंभीर रूप से ये विषय आवश्यकता पड़ी तो हम कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी उनके स्तर पर भी ये विषय डिस्कस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी behavior of an IPS officer will also be, if needed, will be seen. किरीट सोमैया पर हमला करने वालों पर कार्रवाई न होने से बीजेपी खफा है। बीजेपी का आरोप है कि उद्धव सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही। जो महाराष्ट्र में गलत चीजें हो रही है, संविधान को ना मानते हुए कानून व्यवस्था जिस प्रकार से पूरी तरीके से एक पार्टी हाईजैक कर चुकी है, उसकी मालूमात हम गृह सचिव को देंगे। और केंद्रीय किरीट सोमैया जी ये जेड कैटेगरी प्रोटेक्टी है, सीआईएसएफ की सिक्योरिटी है। अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर पुलिस स्टेशन के अंदर हमला हो सकता है, जो गार्ड्स उनके सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड किए गए हैं उनके ऊपर हमला हो सकता है, तो सामान्य व्यक्ति महाराष्ट्र में अपने आप को कैसे सुरक्षित पाएगा। यही फरियाद लेकर बीजेपी नेताओं का दल गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी मिला और एक्शन लेने की मांग की। कि इस संदर्भ में वो जल्द से जल्द रिपोर्ट मंगाएंगे, गृह सचिव को कहेंगे कि सीआईएसएफ हो, उनके डायरेक्टर हो, उनके एनएसजी कमांडो डिवीजन हो, या फिर आवश्यकता पड़ी तो गृह मंत्रालय के कोई अधिकारी महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र में जाकर स्थिति का अध्ययन कर वो जल्द से जल्द रिपोर्ट सुपुर्द करेंगे।
दरअसल पूरा विवाद हनुमान चालीसा मामले पर सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। शनिवार रात जब हनुमान चालीसा के पाठ पर घमासान के बीच नवनीत राणा और उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया उनकी मदद के लिए थाने पहुंच गए थे। आरोप है कि यहां शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव किया, गाड़ी पर पथराव किया। कोई डेलीगेशन जा रहा है, 2-4 लोग पकड़कर, क्या हो गया महाराष्ट्र में, किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है, हाँ, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भाग रहे। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम हो रहा है, तो यहाँ से भागेंगे 4-5 लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे। ये तमाशा बना रखा है लोगों ने। जिस वक्त दिल्ली में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्रालय में बैठकें कर रहा था, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस मुंबई से उद्धव सरकार पर गोली दाग रहे थे। हमारा तो मानना यह है कि हिटलरशाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं होता। और अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति यहां पर चलेगी तो हम भी उसका मुकाबला करेंगे। किरीट सोमैया पर हमला करने के आरोप में अब तक 16 शिवसैनिक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी नेता जिस तरह गृह मंत्रालय शिकायत करने पहुंचे, उससे साफ है कि वो इतने पर खुश नहीं हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा और जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। लाउडस्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ही मान्य होंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा है कि देश का कानून सभी को मानना होगा। लाउडस्पीकर को लेकर सर्वदलीय बैठक में आज कई बड़े नेता नदारद रहे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसमें शामिल नहीं हुए तो विपक्ष के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस बैठक से दूरी बनाई। देखिए, उनको नोटिस दिया था जब वो अमरावती में थे, यहां भी उनको नोटिस दिया था, जानबूझ के इन्होंने पुलिस का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। ऐसा कोई पुलिस अपना काम कर रही है, ऐसा है कि जानबूझ के किसी के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है। अभी बीजेपी के कितने नेता हैं, लेकिन 2-4 नेता अगर ऐसा एकदम अशांति निर्माण करने के लिए कृत्य करेंगे और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या पुलिस चुप बैठेगी? अभी इसमें मेजरमेंट की एक बात होती है, लेकिन अगर मेजरमेंट हर एक लाउडस्पीकर के लिए जाए तो हर एक धर्म को, हर एक जो सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल होता है, उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसलिए हमने यही कहा है, सारे जो दल थे वहां, उन्होंने यही कहा है कि हम केंद्र सरकार से भी इस पे कुछ बातचीत करें। और दूसरा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स है उसका फॉलो अप होना चाहिए, लेकिन ये फॉलो करते हुए किसी को भी तकलीफ ना हो, यही हमारा मानना है। लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू ना हो, ये भी हम उस पर बात पक्की करते आ जाए। और इस पूरे विवाद पर विपक्ष क्या कहता है, देखिए। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हुलिगिज्म है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का इसको पूरी तरह से सपोर्ट है। मुख्यमंत्री का रिश्तेदार जब भी सड़कों पे उतर के इस तरीके का तमाशा करता है, हमने हमेशा देखा है, हमारा घर हो, अन्य किसी के भी घर के ऊपर जब भी शिवसैनिक अटैक करते हैं तब तो उनको बुला के मुख्यमंत्री उनका ऑनर करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री का स्पॉन्सर्ड इस तरीके के सारे अटैक्स है, वो अभी तक हर बार प्रूव हो चुका है। तो फडणवीस जी भी कह रहे हैं कि टिट फॉर टैट करेंगे, अगर आप ऐसे स्ट्रगल चाहते तो हम ऐसे ही करेंगे। करना ही पड़ेगा ना, अगर पुलिस को इस्तेमाल करके अगर हम पे अटैक करते रहेंगे तो हम क्यों चुप बैठेंगे। ये लाउडस्पीकर का मुद्दा इतने सालों तक नहीं था, अचानक से ये उठकर कैसे आ रहा है और लोग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट स्टेट कर रहे हो, साइट कर रहे हैं। अभी रमजान में क्यों शुरू कर दिया? रमजान का महीना है, बस आपने शुरू कर दिया। ये तो सब पब्लिक देख रही है और आज सरकार इसका संज्ञान लेगी और जो भी उचित कार्रवाई करेगी। सर, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये एक तरीके का टारगेटिंग है? सर, ये मुस्लिम्स को तो पूरे देश में टारगेट किया जा रहा है, आपको हमको सबको मालूम है, दिख भी रहा है। 6-7 राज्य के अंदर अगर आप देखेंगे तो किस तरह से मुसलमानों को कहीं व्यवसाय पे इफेक्ट हो रहा है, तो कहीं हिजाब के नाम पे हो रहा है। तो दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में आपने देखा कि कम्युनिटी के इतने सारे घरों को, झुग्गियों, व्यवसाय को बिना नोटिस के तोड़ दिया। खरगोन में देख लीजिए आप क्या हालत है। तो एक
एक विजिलेंट जस्टिस चल रहा है और एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता है बाहर में। मेन डिस्कशन ये था कि लाउड स्पीकर्स का डेसिबल लेवल क्या होना चाहिए। ऑलमोस्ट सारी पार्टियों का एक ही मत था कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, और हमारा भी वही था, उसकी बिल्कुल वो एनफोर्स किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश की सच्चाई थोड़ी अलग है। यहाँ पे रात रात भर जागरण होते हैं, गाँव में कीर्तन होते हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को एक्सेप्शनल रूल्स भी बनाने पड़ते हैं अकोमोडेट करने को लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स। मनसे का स्टैंड लेकिन बहुत हार्ड था। वो चाहते हैं कि इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट के आदेश एनफोर्स किए जाएं। अगर वो एनफोर्स किए जाएंगे तो वो सारे धर्मों पे एनफोर्स किए जाएंगे। मतलब हर गांव के कीर्तन को बंद करवा देंगे ये लोग। उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन मनसे ने कोई भी कोऑपरेट करने की ऐसी मंशा नहीं दिखाई। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीजेपी ने इस मीटिंग से उन्होंने इस मीटिंग में नहीं अटेंड करके एक बहुत ही गलत संदेश दिया है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मीटिंग थी, वो ऑपोजिशन पार्टी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म है कि वो लॉ एंड ऑर्डर में कोऑपरेट करें। इस बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। सामना में लिखा, भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल हिंदुत्व के नाम पर जो हंगामा शुरू किया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अमरावती के राणा दंपत्ति सांसद और विधायक हैं, वो कब किस पार्टी में होंगे और किसका झंडा कंधे पर उठाएंगे इसका कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। असल में हनुमान चालीसा का पाठ राष्ट्रीय स्तर पर करना था तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री का निवास स्थान, केंद्रीय गृह मंत्री के कक्ष आदि जगहों पर दंपत्ति को पाठ करना चाहिए था। हनुमान चालीसा पर राज्य में कहीं किसी ने बंदी नहीं लगाई है, फिर भी मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा पाठ करने का हट क्यों? इसके पीछे बीजेपी का ही कुंठित दिमाग है। राणा दंपत्ति को आगे करके मुंबई का माहौल बिगाड़ने की योजना इन्होंने ही बनाई थी। श्रीमती राणा ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अमरावती से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। नवनीत कौर राणा झूठे जाति प्रमाण पत्र पर संसद पहुंची। किरीट सोमैया पर INS विक्रांत मामले में घपले का आरोप लगाते हुए सामना ने लिखा, ऐसा लगता है कि बाजार में ऐसा ऑफर दिया गया है कि ठाकरे सरकार के विरुद्ध बोलो और केंद्र की सुरक्षा प्राप्त करो। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने उद्धव सरकार और महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि मेरे साथ अन्याय किया गया है और पुलिस वालों ने जाति को लेकर मेरे पर टिप्पणी की है और ये चिट्ठी ओम बिरला को उन्होंने लिखी है। और इसमें न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार बल्कि प्रशासन पर, पुलिस पर भी आरोप लगाया है और जाति को लेकर टिप्पणी की है, ऐसा भी नवनीत राणा ने लिखा है। तो नवनीत राणा अब अपने आप को लगातार आगे कर रही हैं ये कि उनके साथ अन्याय हुआ है। मुंबई में हनुमान चालीसा पाठ के विवाद में सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को जेल भेज दिया गया। बीती रात ही दोनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट भी कर दिया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की हिरासत में भेजा है। इन पर पुलिस ने राजद्रोह का केस भी दर्ज किया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ की जिद में सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने शायद ही कभी सोचा होगा। मातोश्री के बाहर चालीसा पाठ को लेकर संग्राम छिड़ा तो गिरफ्तारी हुई और अब 6 मई तक न्यायिक हिरासत। कोर्ट के आदेश के बाद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को देर रात पुलिस ने बाइक खला जेल पहुंचा दिया। रवि राणा को तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 14 दिनों के लिए यही ठिकाना होगा। जेल भेजे जाने से पहले रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए। उद्धव ठाकरे हमको फंसा है, हमारा फंसवलेला आहे, आम्हाला छोटे गुन्हे दाखल केले उद्धव ठाकरेंनी। हनुमान चालीसा विरोध करणारा मुख्यमंत्री आहे, हनुमान चालीसाला विरोध करणारा मुख्यमंत्री आहे, आम्हाला फसवलं। उद्धव
ठाकरे हमको फंसा है, आम्हाला फसवलेला आहे, आम्हाला खोटे गुन्हे दाखल केले उद्धव ठाकरेंनी. हनुमान चालीसा विरोध करणारा मुख्यमंत्री आहे, हनुमान चालीसाला विरोध करणारा मुख्यमंत्री आहे, आम्हाला फसवलेला आहे. शनिवार को मुंबई में इसी सियासी बवाल का आगाज हुआ था. सुबह नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले थे, लेकिन शिव सैनिकों का उग्र प्रदर्शन हुआ और शनिवार की शाम तक पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया. रविवार को दोनों की कोर्ट में पेशी हुई, जहां एक राणा के खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज कर लिया गया. पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर रवि राणा और उसकी वाइफ मिसेस नवनीत कौर राणा के खिलाफ सेक्शन 153 कैपिटल ए 35, 37 और 135 और बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत रजिस्टर हो चुका है. उनको अरेस्ट फॉर्म भर के अरेस्ट कर लिया गया है. ऑफेंस जो है वो बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन मेरे क्लाइंट्स का बोलना यह है कि अरेस्ट जो है वो गैर कानूनी है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. रविवार को दिन भर के उठापटक के बाद रात में नवनीत राणा और रवि राणा जेल भेज दिए गए. इससे पहले बांद्रा हॉलिडे कोर्ट में नवनीत राणा और रवि राणा की पेशी हुई. दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई. सरकारी वकील ने कहा कि पूरे मामले में राजद्रोह का केस भी बनता है. राणा दंपत्ति ने शिव सैनिकों को भड़काने का काम किया है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ी. जवाब में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि जब दंपत्ति ने कह दिया था कि वे हनुमान चालीसा के लिए मातोश्री नहीं जा रहे हैं, फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? गिरफ्तारी अवैध है. लेकिन असली विवाद नवनीत राणा पर देशद्रोह की धारा लगाए जाने से खड़ा हुआ है. इस पर बीजेपी खुलकर नवनीत के साथ आ गई है. आम्ही पूर्ण मी आता या ठिकाणी म्हणतो, जय हनुमान ज्ञान गुरुसागर, जय कपीसती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार स्मृति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथे ध्वज बजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, संकट सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करिबे कातुर. पूर्ण म्हणून लावा आमच्या. लाउड स्पीकर विवाद में एमएनएस के राज ठाकरे ने जब पूरे महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ का आह्वान किया था, तो ये नवनीत राणा ही थीं जो अमरावती में सबसे पहले हनुमान चालीसा के लिए बैठी थी. लेकिन ज्यादा से ज्यादा सियासी बढ़त लेने की कोशिश ने उन्हें सलाखों में पहुंचा दिया. विद्या और साहिल जोशी के साथ पारस दामा, मुंबई आज तक. एक बड़ी खबर इस वक्त एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की तरफ से आ रही है. बीजेपी पर शरद पवार ने बड़ा हमला बोला है और ये कहा है कि बौखला गई है बीजेपी, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि आप बेचैन हो जाएं. सत्ता नहीं पाने से बेचैन है बीजेपी. शरद पवार ने ये हमला किया है और महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उस बीच कहा है कि सत्ता आती जाती रहती है, बेचैन ना हो. शरद पवार, एनसीपी, उनकी पार्टी महाराष्ट्र की सरकार में शामिल है और जिस तरह से हनुमान चालीसा को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल आमने सामने हैं, बीजेपी और एक बड़ी खबर एक और इस वक्त आ रही है. हम आपको वहां पर सीधे लिए चलते हैं. दिल्ली में एक इमारत गिरने की खबर आ रही है. ये देखिए, निर्माणाधीन इमारत थी जो कि बन रही थी और ये इमारत गिरी है. हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया कि इस इमारत में कुछ लोग दबे हैं या नहीं, मजदूर वहां पर काम कर रहे थे या नहीं. तो दिल्ली में बन रहे घर का हिस्सा गिर गया है. एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया है. बिल्डिंग हादसे में एक व्यक्ति को बचाया गया है, इसका रेस्क्यू किया गया है. और दिल्ली की इस बिल्डिंग में जो व्यक्ति फंसा था उसे बचाया गया. लेकिन अभी और कितने लोग हैं इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है. लेकिन दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू में वो मदद कर रही हैं. यानी कि मलबा हटाने का काम वहां पर चल रहा है. 4 लोगों के दबे होने की खबर भी आ गई है. और दिल्ली में ये घर बन रहा था, एक बिल्डिंग बन रही थी, उस बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया और उसमें कुछ लोगों के दबे होने की खबर आ रही है. एक व्यक्ति को तो बचा लिया गया. कुमार कुणाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं. कुणाल, बताइए कहां पर कैसे ये हादसा हुआ, कितने लोग दबे हुए हैं, किस तरह से राहत और बचाव का काम चल रहा है? देखिए, पूरा पौष दिल्ली का इलाका है, पतिकेतन है और यहाँ पर लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच का ये पूरा हादसा है. यहाँ एक बिल्डिंग थी जो 3 मंजिला थी, पुरानी बिल्डिंग थी और उसमें कुछ मजदूर अंदर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे
इसी बीच अचानक भरभरा करके पूरी बिल्डिंग ताश के पत्ते की नीचे गिर गई है और उसमें जो तमाम मजदूर उस समय मौजूद थे वो उसमें दबे हुए बताए जा रहे हैं। उनकी संख्या कितनी है इस पर अभी अलग अलग लोग अलग अलग अपना संख्या बता रहे हैं, लेकिन कम से कम 6 मजदूर इसके बीच के अंदर दबे थे, जिनमें से एक को रेस्क्यू किया गया है, 5 अभी भी फंसे हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, साथ ही साथ वहां पर डॉग जो स्क्वाड है वो भी पहुंच गया है, ताकि जो भी जीवित अंदर दबे हुए हो उनकी पहचान की जाए और साथ ही साथ उनको रेस्क्यू किया जाए तुरंत। तो पूरी तरह से तैयारी तो दिख रही है, लेकिन फिलहाल कई लोगों की जान अंदर फंसी हुई। कैसे, हालांकि बिल्डिंग बन रही थी, क्या हुआ, क्या कारण क्या है कुणाल, कुछ पता चल पाया है? देखिए, जो मौके पर मैं गया और वहां पर देखने के लिए मिला, वहां पर एक तो बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और उसमें अंदर तोड़फोड़ का काम चल रहा था। एक हिस्सा जहां तक दिखाई पड़ा है उसमें कंस्ट्रक्शन भी नीचे से चल रहा था और उस हिस्से को लोहे के पिलर के सहारे रोकने की कोशिश की गई थी। मुमकिन है कि पूरी बिल्डिंग का जो वजन था उसको वो लोहे के चंद पिलर नहीं संभाल पाए और जब एक मुख्य हिस्सा गिरा है तो उस पूरे वजन के सहारे बिल्डिंग ही नीचे चली आई है। तो ये अभी जो सरसरी तौर पर वहां पर दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से यही लगता है कि पुरानी बिल्डिंग थी, उसको रोकने की कोशिश की गई थी कुछ लोहे के पिलर के जरिए, जो कि रोक नहीं सका और पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई और उसमें कई सारे मजदूर जो अंदर काम कर रहे थे वो फंसे। एनडीआरएफ और दमकल दोनों रेस्क्यू में जुटी हुई हैं, सिर्फ मजदूर ही हैं और जो खबर आ रही है कि 3 से 4 मजदूर हो सकते हैं, कुणाल वही हैं या आशंका इस बात की भी कि ज्यादा मजदूर हो सकते हैं और कुछ और लोग तो नहीं है वहां पर? नहीं, मेरी आसपास के लोगों से भी बातचीत हुई, जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनके संबंधियों से भी बात हुई। उनका ये कहना है कि चूंकि लंच टाइम था तो बहुत सारे मजदूर बाहर भी निकल गए थे, उसमें हालांकि ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, बिल्डिंग पूरी खाली थी, पुरानी थी, उसको नए सिरे से बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो कामकाज चल रहा था, तो उसमें और बाकी लोग तो नहीं फंसे हैं, लेकिन एक पूरा रिहायशी इलाका है और आसपास कई बिल्डिंग है, बड़ी इमारतें हैं, तो वहां पर दहशत है, खौफ है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो हमें जानकारी मिली है उसमें सिर्फ मजदूर फंसे हुए हैं और उनकी भी संख्या इसलिए कम हो सकती है क्योंकि लंच का समय था, 1 से 1:30 बजे का वक्त था, उस समय वो बाहर निकले थे, उसी समय ये पूरी बिल्डिंग गिरी है। तो ये एक राहत की बात है कि कोई बाहर का कोई और व्यक्ति नहीं फंसा हुआ है और मजदूरों की संख्या भी थोड़ी समय कम थी लंच का टाइम होने की वजह से। कुणाल, क्योंकि सत्य निकेतन एक पॉश इलाका है, क्या ये बिल्डिंग जो गिरी है इसके आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें इसके गिरने से कोई खतरा तो नहीं? देखिए, अभी तक जो मैंने देखा वहां पर कि बहुत ज्यादा दरार नहीं थी, लेकिन एहतियातन जो उसकी बगल वाली बिल्डिंग है उस पर भी नजर बनाए हुए हैं, जो पूरी टीम वहां पर रेस्क्यू करने पहुंची है कि उसमें कोई स्ट्रक्चर कोई दिक्कत नहीं हुई हो, अंदर से कोई दरार नहीं आई हो, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा था, नीचे भरभरा करके ये पूरी बिल्डिंग गिरी है, तो इसका इम्पैक्ट तो निश्चित तौर पर अगल बगल की बिल्डिंग पर होगा। तो वहां पर उसको अभी एहतियातन लोगों को निकाला गया है बाहर, इसकी पूरी जांच की जा रही है कि क्या इसका इम्पैक्ट। एक सेकंड आपको रोक रहे हैं, लाइव तस्वीरें जो आपने भेजी हमें वो मिल रही हैं। एम्बुलेंस में घायल को जिसे निकाला गया है, बचाया गया है, उसे लेकर जाया जा रहा है। ये एम्बुलेंस है, काफी गहमा गहमी वहां पर हो रही है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, दमकल की 4 गाड़ियां तो वहां पर पहले से बचाव के काम में लगी हुई हैं, रेस्क्यू चल रहा है। मलबा आप देख सकते हैं, बुरी तरह से पूरी भरभरा कर बिल्डिंग गिर गई है। 2 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, आपसे कुछ देर पहले एक व्यक्ति को बचा लिया गया था और अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई, एम्बुलेंस में दूसरे व्यक्ति को ले जाते हुए उसे मलबे से निकाला गया, उसे बचाया गया है। वो जीवित है, लेकिन उसकी स्थिति कैसे है इस बारे में जानकारी थोड़ी देर में कुणाल हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, वो पता करके आपको देंगे। लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में 2 लोगों का अभी तक रेस्क्यू किया गया है, 3 लोगों के दबे होने की इस वक्त तक खबर आ रही है। गंभीर हादसा हुआ है, सत्य निकेतन एक रिहायशी इलाका है, ठीक ठाक वाला ये इलाका है, पॉश इलाका ऐसे कहा जाता है, वहां पर ये बिल्डिंग गिरी है। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, क्या हुआ, कैसे ये बिल्डिंग गिर गई, और रिहायशी इलाके में कम से कम 4-4 मंजिला वहां पर घर बने हुए हैं, वही एक ये घर बन रहा था जो गिरा है। ये दूसरी तस्वीर एम्बुलेंस की तस्वीर, जिस दूसरे मजदूर को बचाया गया उसे एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाते हुए, लेकिन एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची। कुणाल, एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने का मतलब क्या ये हुआ कि यहां लोग ज्यादा भी हो सकते हैं और जल्दी से अगर मलबे को नहीं हटाया गया तो कोई आशंका अनहोनी हो सकती है? कुणाल, बिल्कुल, और इसलिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है और उसके बाद दूसरे व्यक्ति को भी वहां से रेस्क्यू करके निकाला गया है। हालांकि लगभग 3 घंटे हो चुके हैं इस पूरे
हादसे के, तो ज्यादा तेजी से काम हो पाए इसलिए एनडीआरएफ का दस्ता पहुंचा है। उनके साथ जो इक्विपमेंट है वो बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं। कटर होता है, उसमें उनके साथ पहचान करने के लिए जो प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड होता है वो भी होता है, ताकि जहां पर भी पहुंच हो सके, जीवन की संभावना है वहां तक पहुंच करके फिर वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। तो ये एक खासा स्पेशलाइज्ड काम है, इसीलिए एनडीआरएफ की टीम को तुरंत बुलाया गया है। और यहाँ पर जो अभी बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग अभी भी अंदर मलबे के हो सकते हैं, उनको जल्दी निकाला जाए ताकि किसी भी तरीके की जान हानि ना हो। ये सबसे बड़ी चुनौती है इस समय पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम, ये सारी टीमें एक साथ जब काम कर रही हैं तो उनका मकसद यही है कि सबको रेस्क्यू किया जाए। दिल्ली से गंभीर खबर आई। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से उसमें 3 से 4 लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। 2 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। एक व्यक्ति को अभी कुछ देर पहले अस्पताल पहुंचाया गया। एक मजदूर को पहले रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। कई मजदूरों के अब दबे होने की खबर आ रही है। पहले खबर ये आ रही थी कम से कम 3 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि दिल्ली के सत्य निकेतन में जो ये बिल्डिंग का हिस्सा गिरा है उसमें और भी लोग हो सकते हैं। हालांकि 4 दमकल की गाड़ियां लगातार मलबे को हटाने का काम कर रही हैं। जेसीबी मशीन्स वहां पर पहुंची हैं और उसके अलावा ये देखिए किस तरह से मजदूर को बचाया जा रहा है। ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक मजदूर फंसा हुआ था बिल्डिंग में और एनडीआरएफ के जवानों ने इस मजदूर को बचाया। हालांकि ये ठीक है, लेकिन इसे चोटें लगी हैं, लेकिन ये दब गया था इस बिल्डिंग में और इस एक मजदूर को बचाया गया। अब तक कुल 2 मजदूरों को बचा लिया गया है और भी लोगों के दबे होने की खबर आ रही है। राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है और इस बिल्डिंग के आसपास की बिल्डिंग्स को कोई खतरा न हो ये भी ध्यान रखा जा रहा है। ये देखिए दूसरी तस्वीर में। और अब तक खबर इस वक्त ये आई है कि 4 लोगों को बचा लिया गया है। 4 लोगों का रेस्क्यू अभी तक हो चुका है। बड़ी खबर दिल्ली के सत्य निकेतन से आ रही है। जो मकान का हिस्सा गिरा था उसमें से अब 4 लोगों को बचा लिया गया है और भी मजदूर वहां पर फंसे हैं, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। और लगातार वहां पर ये काम चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एनडीआरएफ, पुलिस और दमकल के लोग एक व्यक्ति को बचा रहे हैं। हालांकि काफी मुश्किल काम है। यह निर्माणाधीन मकान था दिल्ली के सत्य निकेतन में। अचानक से भरभरा कर गिर गया ये 3 मंजिला मकान या 3 मंजिला बिल्डिंग इसे आप कह सकते हैं। और इसमें ये कहा गया पहले कि कम से कम 5 के लगभग मजदूर फंसे हुए हैं। ये एक मजदूर है जिसे काफी चोटें लगी हैं और हालांकि ये चलने फिरने की स्थिति में है। एनडीआरएफ के जवान वहां पर पहुंच गए और इस मजदूर को उन्होंने बचाया है, इसका रेस्क्यू किया गया है। इसे चोटें तो आई हैं लेकिन ये सुरक्षित है, इसकी जान को खतरा नहीं है। और अब तक कुल 4 लोगों को बचा लिया गया है। 4 मजदूर जो हैं उन्हें बचाया गया है। दिल्ली के सत्य निकेतन की तीनों तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक इमारत उस समय गिर गई जब उसके रिनोवेशन का काम चल रहा था। ये 3 मंजिला इमारत है, भरभरा कर गिर गई और बताया जा रहा है कि जिस समय ये इमारत गिरी उस समय वहां पर कम से कम 5 मजदूर थे। लंच का टाइम था, इसलिए बाकी के जो मजदूर थे वो खाना खाने के लिए गए हुए थे। राजधानी दिल्ली में 3 मंजिला इमारत के गिरने की ये खबर है। दिल्ली के सत्य निकेतन में ये इमारत भरभरा कर गिर गई। इसके ठीक होने का यानी कि रिनोवेशन का यहाँ पर काम चल रहा था और 3 मंजिला ये इमारत है। दमकल विभाग वहां पर लगातार इस बिल्डिंग के गिरे हुए मलबे को हटाने की कोशिश कर रहा है। 3 मंजिला इमारत में अगर कुछ और मजदूर अभी फंसे हैं तो उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है। मजदूरों को निकालने का काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और 6 गाड़ियां, अब तक ये खबर आ रही थी कि 4 दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन 2 गाड़ियां और आ गई। कुल मिलाकर 6 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की टीम है, एम्बुलेंस वहां पर है। एक और व्यक्ति को जिसे अभी बचाया गया, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस व्यक्ति को अभी मलबे से रेस्क्यू किया गया है उसे अस्पताल पहुंचाने की तैयारी हो रही है। और यहाँ एनडीआरएफ के जवान भी आपको नजर आ रहे हैं, दमकल के लोग हैं
पुलिसकर्मी हैं, ये सभी मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर वो अंदर मलबे में है, कोई मजदूर है, तो जल्द से जल्द उसे बाहर निकाला जाए। मलबे को हटाने का काम बहुत तेजी से वहां पर चल रहा है और मजदूरों को बचाना प्राथमिकता है। इसीलिए सिर्फ जोर इस बात पर है कि जो व्यक्ति फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जाए और इस मामले में एनडीआरएफ, दमकल, पुलिस तीनों मिलकर काम कर रही है। एक व्यक्ति की तस्वीर बीच वाले में आपको दिखा रहे हैं। 3 लोगों की अभी भी दबे होने की आशंका है। खबर आ रही है कि 3 लोग और अंदर हैं। 4 लोगों को बचाया जा चुका है। मतलब ये हुआ कि कुल 7 लोग वहां पर पहले से मौजूद थे और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमें हादसे की खबर मिलते ही हम वहां पर पहुंचे हैं और हम ये ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। 6 फायर टेंडर्स भी वहां पर मौजूद हैं, दमकल की गाड़ियां वहां पर हैं और दमकल के लोग भी इस ऑपरेशन में मलबे को हटाने में जी जान से जुटे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीआरएफ की टीम भी बहुत जल्द तुरंत वहां पर पहुंच गई है और वो भी लोगों को, जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने के लिए पूरे जी जान से लगे हुए हैं। यह हादसा कितना भयावह है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी की पूरी 3 मंजिला इमारत ढह गई है। बुलडोजर से मलबे को हटाने का काम चल रहा है। इस मकान में मरम्मत यानी कि रेनोवेशन यानी कि मरम्मत का काम चल रहा था और जिस समय काम चल रहा था वहां लगभग 5 मजदूर मौजूद थे। मंजिल जैसे ही इमारत गिरी वैसे ही चीख पुकार मच गई। तुरंत दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची और उसके बाद देखिए सीधे हमारी संवाददाता श्रेया मौका वारदात पर वहां पर पहुंच चुकी हैं जहां पर यह बिल्डिंग गिरी है। श्रेया, बताइए क्या चल रहा है इस समय वहां पर? कितने और मजदूर हैं जिनके फंसे होने की आशंका जताई जा रही है? देखिए, आशंका अभी भी 2 लोग और फंसे होने की आशंका है। 5 लोगों को अंदर से निकाल दिया गया है मलबे के नीचे से। आप देख सकते हैं कि कैसे एम्बुलेंस की गाड़ी स्टैंड बाय पे। 5 ऐसे मजदूर हैं जिनको एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू वर्क जो है वो चल रही है। एनडीआरएफ की टीम है, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली फायर सर्विस है, सिविल डिफेंस की टीम भी है। वो सारे जो है वो काम पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो स्लैब है वो स्लैब के अंदर से एक गैस कटर की मदद से होल बनाया गया है और उसकी मदद से जो कि लोग हैं फंसे हुए अंदर उनको निकाले जा रहे हैं। एक मजदूर एनडीआरएफ को मदद कर रही है उन लोगों की जो कोऑर्डिनेट्स है वो कहाँ फंसे हुए थे वो बताने में। और जैसा कि अभी हमें पता चल रहा है कि अभी 2 और लोगों की फंसे होने की आशंका है। हमारे सामने 5 लोगों को ऑलरेडी रेस्क्यू टीम ने निकाल दिया। श्रेया, जिन लोगों को निकाला गया है किस स्थिति में उन्हें निकाला गया था? उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं? एक व्यक्ति तो हमें ठीक लग रहा है, हालांकि चोटें उसे काफी आई हैं। देखिए, कुछ लोग थे जिनको हमने कॉन्शियस स्टेट में देखा। 2 ऐसे लेबर थे जिनकी कॉन्शियस स्टेट थी। कुछ ऐसे लोग थे जो बेहोश थे। तो ये हमारे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि उनकी हालत कैसी होगी, क्योंकि उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं और हम यही उम्मीद रखेंगे कि वो सब ठीक रहे, सही हालात में रहे। लेकिन 2 ऐसे मजदूर को हमने अपने आंखों से देखा जो कॉन्शियस स्टेट में थे। वो खुद एम्बुलेंस के अंदर बैठ के अस्पताल गए हैं। लेकिन कई ऐसे मजदूर थे जो बेहोश भी थे। और हालांकि अगर आप इतने देर से अंदर रहेंगे तो एक डर का वातावरण भी रहता है आपको। हालांकि एनडीआरएफ टाइम टू टाइम पानी की बोतल भी अंदर फेंक रहे थे, लेकिन एक डर भी रहता है, एक भय भी रहता है। तो कहीं ना कहीं उससे भी लोग बेहोश हो जाते हैं। तो ये कहना बहुत ही डिफिकल्ट है कि उनकी अभी की स्थिति कैसी है। उनको सब कुछ अस्पताल भेजा गया है और अभी कुछ देर में हमें कंफर्म रिपोर्ट भी आ जाएंगे। लेकिन कई ऐसे लेबरर्स थे, एटलीस्ट 2 ऐसे लेबरर्स थे जिनको हम कॉन्शियस स्टेट में बाहर निकलते हुए देखे। श्रेया, ये इस इलाके के बारे में बताइए। दक्षिण दिल्ली का सत्य निकेतन किस तरह की लोकेलिटी है? क्या आसपास के घरों को इससे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा है? क्या उन लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए या बिल्डिंग्स खाली करने के लिए कह दिया गया है? क्या कुछ और एहतियातन कदम उठाए गए हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो लोकेलिटी है ये कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट लोकेलिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली साउथ कैंपस का एरिया है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा को फटकार लगाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी डांट लगाई है और एफआईआर रद्द करने की जो याचिका सांसद नवनीत राणा ने लगाई थी वो याचिका भी खारिज कर दी है।
ये कहते हुए कि आपके पास शक्ति है तो जिम्मेदारी भी है और उस शक्ति, उस पावर का आप गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुंबई हाईकोर्ट ने नवनीत राणा को डांट लगाई है। विद्या, हमारी संवाददाता के पास सीधे मुंबई लिए चलते हैं। विद्या, क्या क्या कहा है अदालत ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने? बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एक तो राहत दी है थोड़ी सी, ये कहते हुए कि अगर मान लीजिए सेकेंड एफआईआर जो रजिस्टर्ड है जिसके खिलाफ ये बॉम्बे हाईकोर्ट आए थे, अगर उसमें गिरफ्तार करना है मुंबई पुलिस को तो एक 72 आवर का नोटिस देना पड़ेगा, यानी कि 72 आवर्स पहले उनको नोटिस देंगी और उसके बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है और इस बीच में तब तक में वो अदालत का रुख कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे आदेश के दौरान अदालत ने साफ किया कि जिस तरीके से नवनीत राणा और रवि राणा जिस तरीके से वो लोग कह रहे थे, जिस तरह से वो हनुमान चालीसा मुख्यमंत्री के घर के खुद पर्सनल घर के सामने जाके कहना चाह रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहे थे, ये एक एप्रीहेंशन हो सकता है। ये एक क्लियर कट केस है जहां पर कि स्टेट को एप्रीहेंशन हो सकता है कि जहां पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पर दायित्व है, उन्होंने ये निभाना चाहिए था और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह का रुख बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामने रखा है। इसके बाद ये जो दूसरी एफआईआर की बात आप कर रही हैं विद्या, जिसमें नोटिस देना होगा पहले, उसका क्या मामला है और उसमें भी क्या कोई कार्रवाई अब सांसद नवनीत राणा पर हो सकती है? देखिए, 2 एफआईआर जो रजिस्टर की थी, एक पहला एफआईआर ये था कि जिस तरीके से ये लोग लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा था, प्रोवोक कर रहे थे शिव सैनिकों को कि हम आके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, पहला एफआईआर वो था। जब पुलिस गिरफ्तार करने इनको गई थी तब वहां पे इन्होंने बदसलूकी की थी, बदतमीजी की थी पुलिस अधिकारी के साथ और इसकी वजह से ये दूसरा एफआईआर रजिस्टर हुआ था। अब मुंबई पुलिस का कहना है कि जो नवनीत और रवि राणा का कहना था कि कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि जो अरेस्ट गिरफ्तारी आप करने गए थे उसी की वजह से ये दूसरा हुआ था ना जी। तो ये पूरा मामला एक ही है, इसमें 2 एफआईआर नहीं हो सकते, ऐसा नवनीत और रवि राणा का कहना था। लेकिन अदालत ने भी माना कि जिस तरीके से अभी फिलहाल ये मामला चल रहा है, इसमें 2 एफआईआर हैं तो ये सही है, इसकी जांच पड़ताल पूरी होनी चाहिए। और यहाँ तक कि अपने आदेश में कहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक जन प्रतिनिधि की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो निभाई जानी चाहिए थी, जो इसमें नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब नवनीत राणा और उनके पति दोनों को 14 दिन जेल में ही गुजारना होगा, रहना होगा। विद्या, देखिए, वो ये पहला मामला वाले में है जिसमें बेल एप्लीकेशन में अभी हियरिंग बाकी है, तो जो वो मामला है वो अलग है। ये सेकंड मामला है जिसमें क्योंकि उन्होंने पुलिस वाले के साथ हाथापाई की थी, बदतमीजी की थी, उस मामले में उनको ये राहत मिली है। लेकिन जो पहला मामला जिसमें वो जेल के अंदर अभी सजा काट रहे हैं, जहाँ पे वो जेल में है, वो चीज अभी फिलहाल उसकी सुनवाई नहीं हुई है। उसकी सुनवाई 29 तारीख को निचली अदालत जो बांद्रा कोर्ट है वहां पे होगी और तभी निर्णय होगा कि आखिर उनको बेल मिली है या नहीं। अभी फिलहाल उनको जेल में ही रहना है जब तक उस मामले में निर्णय नहीं होता है। विद्या, बॉम्बे हाईकोर्ट अगर ये कहता है कि क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, आपके पास शक्ति है, तो उसका गलत इस्तेमाल आप न करें, इसका मतलब क्या हुआ कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा मुसीबत में हैं? अब उनकी जो भी याचिका होगी, ये जो फैसला आया है, ये जो निर्णय आया है, इसका उस पर असर होगा? जी देखिए, एक्चुअली जनरली होता तो यही है कि अगर बॉम्बे हाईकोर्ट जैसे उच्च न्यायालय ने अगर ऊपर की अदालत ने कुछ कह दिया है, ऑब्जर्वेशन मार्क कह दिया है आपके केस में, तो निचली की अदालत फिर देती है, वो नहीं देती हैं आपके केस में। लेकिन हालांकि कोशिश अपनी तरफ से रिजवान मर्चेंट जो नवनीत और रवि राणा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने अदालत को कहा कि प्लीज एक डिस्क्लेमर जैसा डाल दीजिए अपने आदेश में कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन, यानी कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज आदेश जो पारित किया है उसके उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं ये रिप्रेजेंटेटिव को लेके, मामला जो अभी जिसकी आपने भी जिक्र किया, उसका कोई असर नीचे की अदालत पर नहीं पड़ना चाहिए। वो नीचे की अदालत अपना बेल एप्लीकेशन अपने मेरिट के आधार पर डिसाइड करे, इस हाईकोर्ट के आदेश से इन्फ्लुएंस नहीं हो, ऐसा उन्होंने लिख तो दिया है। लेकिन देखें अब अदालत 29 तारीख को क्या कहती है उस मामले में। विद्या, क्योंकि अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा आपने क्यों पढ़ा, आपके पास पावर है तो जिम्मेदारी भी है, मतलब ये कि आपको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। अब इस टिप्पणी का राजनीति और राजनीतिक दल भी अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, फायदा उठाएंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, एक दूसरे को घेर सकते हैं। विद्या,
सईद, ये तो हमेशा से होता आया है। आपको अगर याद हो, कुछ दिनों पहले किरीट सोमैया और उनके बेटे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत दी थी। उसके बाद पूरी की पूरे शिवसेना से लेकर कई नेता हैं, यहाँ तक कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में उस आदेश की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट हमारे जैसे कि अनिल देशमुख हैं, नवाब मलिक हैं, उनको तो कोई राहत नहीं देता, लेकिन सामने बीजेपी के लोगों को राहत देता। इस तरह के रिमार्क किए थे, जिसकी वजह से इनफैक्ट अगर आपको सईद याद हो, एक एसोसिएशन बॉम्बे हाईकोर्ट आई थी कि इन लोगों ने के ऐसे कमेंट करने की वजह से जुडिशरी पर आक्षेप पड़ता है और इसलिए इनको रोका जाना चाहिए, ऐसा बात कहते हुए वो आए थे। लेकिन जाहिर बात है, ऐसा जब आदेश होती है तो जरूर कोई ना कोई पॉलिटिकल रिएक्शन तो होते ही हैं और जाहिर बात है वो लोग करेंगे भी। आपको बहुत धन्यवाद विद्या, इस विस्तृत जानकारी के लिए। हमारी संवाददाता विद्या जानकारी दे रही थी। सांसद नवनीत राणा पर जो दूसरी एफआईआर है, जिसमें उन्होंने सरकारी अधिकारी के कामकाज में बाधा डाली थी, उसे निरस्त करने की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए उन्हें डांटा भी है कि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।